में फटे हुए कपड़ों में थियोफिलस मैटकॉफ ब्रिटिश कैंप पहुंचे। थियो ने बताया कि अंग्रेजी फौज के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद में वो वहीं छुपा हुआ था। उसने मुनीउद्दीन को मदद का संदेश भिजवाया, पर उन्होंने उसे अपने घर में शरण देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो दिल्ली पर बादशाह उस पर हमला कर सकता था। लेकिन उसने थियो को भागने में मदद करी और एक दिन अंधेरे का फायदा उठाकर थियो हांसी की तरफ रवाना हो गया। फिर वहां से करनाल और फिर बिना रुके सीधा ब्रिटिश कैंप पहुंच गया। थियो किसी भी हाल में बागियों से रिवेंज लेना चाहता था। उसने कमांडर इन चीफ के रूप में दिल्ली की फौज के साथ दिल्ली जाने की इजाजत मांगी और हुकूमत को विश्वास दिलाया कि वो दिल्ली के जियोग्राफिकल स्टेटस को अच्छी तरह से जानता है और बिना डर वहां जाने के लिए रेडी है। जल्दी ही उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया। पूरे हिंदुस्तान में रिफ्यूजी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ब्रिगेडियर जनरल गौरीशंकर की लीडरशिप में कुछ बागी सिपाहियों और मेवाती के लोगों ने मिलकर बगावत कर दी थी और कलेक्टर का कत्ल करके सारा खजाना लूटकर जफर की फौज में शामिल होने दिल्ली चले आए थे। दूसरी तरफ एडवर्ड यमुना को पार करने के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढ रहा था, लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बाद उसे एक जगह तो मिली, लेकिन वहां भी पानी उतना कम नहीं था जितना उसने सोचा था। हथियारों के नाम पर उसके पास सिर्फ 2 पुरानी तलवार थी। आगे बढ़ते हुए उसने दिल्ली से भागे कुछ और लोगों का एक ग्रुप मिल गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हाथों में हथौड़े लिए गुर्जरों ने उसे घेर लिया, उसके हथियार छीनकर उसे लूट लिया। करीब 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद 80 साल के फ्रेंस गॉडबिल कोहान नाम के फारसी के शायर ने उसका स्वागत किया। उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए और एक बचाव दल के साथ उसे छावनी पहुंचा दिया। 27 मई की शाम को जनरल विल्सन ने बागियों का पीछा करने के लिए बहुत सी बैलगाड़ियों का इंतजाम कर लिया। उसकी फौज में 1000 सिपाही, 50 घुड़सवार और 6 तोपें थीं। उन्हें अपनी फौज के साथ अलीपुर जाना था और फिर दक्षिण की तरफ जाने वाली फील्ड फोर्स के साथ मिलना था। दूसरी तरफ बादशाह ने मिर्जा अबू बकर को घुड़सवार पलटन का कमांडर बना दिया था। उसने हर जगह लूटपाट मचा दी और बागियों के लीडर अमीर नवाब के साथ मिलकर सिविल लाइंस के हर घर को लूटा और वहां रहने वाले आदमियों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसके कारण कुछ समय के लिए अबू बकर को कमांडर के पद से हटा दिया गया। लेकिन जब जफर को पता चला कि वो अंग्रेज के खिलाफ मेरठ जाना चाहता है, तो उन्होंने उसे तुरंत इजाजत दे दी और कहा वो फौरन मेरठ की तरफ जाए और जितनी जल्दी हो सके उनकी तोपों पर कब्जा करके दिल्ली वापस आ जाए। 25 मई को अबू बकर घुड़सवार सैनिकों, तोपों और सिपाहियों की एक बड़ी सेना लेकर मेरठ की तरफ चल पड़ा। 30 मई को हिंडन नदी के पास अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लोहे के पुल पर 4 बजे दोनों फौज आमने सामने आ खड़ी हुई। अंग्रेजों ने पहले तो बागियों को पीछे हटा दिया, लेकिन अगले दिन 1 बजे दोपहर में वो फिर वापस आ गए और अंग्रेजों पर जबरदस्त हमलावर हुए। लेकिन जब मिर्जा मुगल गोलीबारी से डर के सेना के बिल्कुल पीछे चला गया तो फौज में भगदड़ मच गई और दिल्ली में जैसे ही ये खबर पहुंची कि उनकी फौज हार गई है, किले के सभी दरवाजे बंद कर लिए गए, जिसके कारण बागियों द्वारा यमुना का पुल जल्दी पार करने की कोशिश में टूट गया और 200 बागियों की डूबकर मृत्यु हो गई। वैसे तो विल्सन ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसके भी काफी सिपाही मारे गए थे। इसलिए अगले दिन गोरखा रेजिमेंट और सुरंग खोदने वालों का एक स्क्वाड उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच गया। फील्ड फोर्स ग्रैंड ट्रंक रोड पर बेशुमार हिंदुस्तानियों का कत्ल करते हुए आगे बढ़ रही थी। 7 जून को जनरल विल्सन अपनी फौज के साथ जनरल बर्नार्ड के नए कैंप अलीपुर पहुंचा, जो दिल्ली से 8 मील दूर था, और अपने नए कमांडर हर्वी ग्रेट हेड से मिला। इस बीच सियालकोट में भी बगावत शुरू हो गई थी। एडवर्ड को ऑर्डर दिया गया कि वो थियो के साथ दिल्ली फील्ड फोर्स में शामिल हो जाए। दिल्ली की फील्ड फोर्स के अलीपुर कैंप में विलियम हॉडसन और उसका खास जासूस रजब अली भी था और वहां दिल्ली की तरफ से आने वाली सीक्रेट खबरों को इकट्ठा किया जा रहा था। 8 जून को रात के 1 बजे फील्ड फोर्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हॉडसन के द्वारा ही सेना को यह खबर मिली थी कि बदली सराय में बागियों ने काफी मजबूत किलेबंदी की है। दिल्ली की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए मजदूर लगा दिए गए थे। अरावली पहाड़ियों की सीमा पर जगह जगह तोप लगा दी गई थी। खाइयों को बनाया जा रहा था। मिर्जा मुगल ने ग्रैंड ट्रंक सड़क पर एक बहुत मजबूत डिफेंसिव फोर्ट बना दिया था। नॉर्थ की तरफ से आने वाले सभी लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया था। ये मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि इसके दोनों तरफ दलदल था। 6 जून को 6 बजे सैनिकों को तोपों के पीछे तैनात कर दिया गया। सभी सिपाहियों को काजू बादाम और मिठाइयां बांटी गईं। रात 1 बजे अंग्रेजी फौजियों ने आगे बढ़ना शुरू किया। 3 घंटे की मार्च के बाद उन्हें बागी नजर आने लगे।
अचानक अंग्रेजों के ऊपर एक गोला गिरा और फिर गोलियों की लगातार बौछार शुरू हो गई। अंग्रेजी सेना ठीक तोपों के सामने थी, इसलिए उन्हें तुरंत लेट जाने का हुक्म दिया गया। गोले उनके सर के ऊपर से जा रहे थे। रेजिमेंट को तोपों पर हमला करने का हुक्म मिला, लेकिन अंग्रेजी सिपाही लगातार बागियों की गोलियों से जख्मी होकर गिरने लगे। लेकिन आखिरकार अंग्रेजी फौज ने बागियों की तोपों और हथियारों पर कब्जा कर लिया। सुबह 8 बजे तक लड़ाई समाप्त हो गई। सभी सैनिक तेजी से शहर की तरफ भागने लगे। उन्होंने कश्मीरी, काबुली और लाहौरी दरवाजे के अंदर भागते समय किले के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए। उनकी ये भूल अंग्रेजों के लिए भाग्यशाली साबित हुई। ऑक्टर लोनी की लीडरशिप में आगे बढ़ते हुए सैनिकों ने देखा छावनी में हर तरफ कीमती फर्नीचर बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। मिर्जा मुगल के बनाए मोर्चे पर बिना किसी खास मुश्किल के अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन फ्लैग स्टाफ टावर के पास अंग्रेजों को फिर बागियों का सामना करना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों पर ट्रेमेंडसली गोलीबारी की गई, जिसमें बहुत फौजी मारे गए। लेकिन फिर भी बागियों को ही हार का मुंह देखना पड़ा। मिर्जा मुगल ने बागियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा, जब तक किला बादशाह के पास होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। देखते ही देखते अंग्रेजों ने छावनी पर कब्जा कर लिया और शहर की तरफ अपनी तोप लगा दी। तभी उन्हें पता चला कि बागियों की कई कश्तियां फिर पुल की तरफ से शहर में दाखिल हो रही हैं और वो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो इतने बागियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगले ही दिन बागियों की धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई और बाजी फिर पलटने लगी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह आपसी नफरत ने जान के बदले जान लेने को ही अपना आखिरी इंसाफ चुना।